नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज का खास कार्यक्रम देवभूमि का दंगल। और लंबे इंतजार के बाद आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के मुखिया का नाम घोषित ही कर दिया है। प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करने वाले पुष्कर सिंह धामी पर एक बार फिर से भाजपा हाईकमान ने भरोसा दिखाया, यानी टीम के कप्तान का चेहरा अब साफ हो गया है और अब संगठन का काम है कि टीम के बाकी मेंबर्स के चेहरे से बेधुंध हटाए और सबके सामने टीम के चेहरे आए। कल मुख्यमंत्री अपने 11 कैबिनेट मंत्रियों के साथ शपथ लेंगे और जिसके लिए आज कप्तान की टीम को चुना जाएगा। पिछले टीम से 3 खिलाड़ी बाहर हो चुके हैं, अब नए चेहरों के आने की उम्मीदें हैं। हालांकि कुछ पुराने चेहरे भी होंगे, लेकिन नए चेहरे को लेकर एक टीम बनाई जाएगी। ये टीम देवभूमि में कितना दंगल करेगी, ये देखने के लिए सभी बेताब हैं और इसी को लेकर आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। देखिए, मैं सबसे पहले तो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि देवतुल्य जनता ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में उत्तराखंड के अंदर पहली बार एक मिथक तोड़ा है, एक नया इतिहास बनाया है और 2/3 बहुमत की सरकार उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बनाई है। यहाँ पर पहले एक बार एक पार्टी की सरकार, दूसरी बार दूसरी पार्टी की सरकार होती थी। पहली बार लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की 2/3 सरकार बनाई है। माननीय मोदी जी के जो काम हैं, उन कामों पर उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने मोहर लगाई है और 2/3 बहुमत, प्रचंड बहुमत यहाँ पर दिया है। प्रदेश में जीत के बाद भाजपा दोबारा सरकार बना रही है और इसके लिए प्रदेश की कमान एक बार फिर पुष्कर सिंह धामी के हाथों में सौंपी गई है। अब टीम का लीडर तो फाइनल हो चुका है, लेकिन उसकी टीम के खिलाड़ी भी आज शाम तक फाइनल हो जाएंगे, क्योंकि कल कप्तान के साथ पूरी टीम यानी मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट के 11 मंत्री शपथ लेने वाले हैं। मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे रहने वाले पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बना दिया गया है, लेकिन अब कैबिनेट मंत्रियों के चेहरों पर सस्पेंस बरकरार है, जिससे आज पर्दा उठ जाएगा। अगर बात करें पिछली कैबिनेट की, तो पिछले कैबिनेट में धन सिंह रावत, रेखा आर्य, यशपाल आर्य, अरविंद पांडे, सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, वंशीधर भगत और गणेश जोशी शामिल थे। लेकिन इस बार 3 कुर्सियां खाली हो गई हैं, क्योंकि हरक सिंह रावत और यशपाल आर्य कांग्रेस में जा चुके हैं। वहीं यतीश्वरानंद अपनी सीट हार चुके हैं। यह भी माना जा रहा है कि इस बार 5 नए चेहरों को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है, जिनमें मदन कौशिक, ऋतु खंडूरी, प्रेमचंद्र अग्रवाल, उमेश काऊ का नाम शामिल है। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री और कैबिनेट के शपथ ग्रहण के बाद सरकार में मजबूती के साथ काम करने के लिए भाजपा तैयार हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी विपक्ष की मजबूत भूमिका के लिए तैयारी में जुटी है। तो धामी जी को जो है पुनः मुख्यमंत्री बनने पर बधाई। और कांग्रेस ये उम्मीद करती है कि जन भावनाओं के अनुरूप आप जो है काम करें, उत्तराखंड को जो है, जो यहाँ की ज्वलन समस्याएं हैं उनका समाधान करें, यहाँ के लोगों का जीवन स्तर सुधरे। तो ये हमारी उनसे उम्मीद है। परंतु अगर सरकार जन भावनाओं के अनुरूप काम नहीं करती है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस जो है विपक्ष के सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएगी और सड़क से लेकर सदन तक हम लोग जो है सरकार को घेरने का काम करेंगे। बहरहाल प्रदेश में एक बार फिर 5 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं जल्द ही कैबिनेट के मंत्रियों के चेहरे भी साफ हो जाएंगे। प्रदेश में कई अहम मुद्दों को घोषणा पत्रों में शामिल किया गया। अब देखना ये होगा कि चुनाव के बाद जब नई सरकार बनती है, तो भाजपा अपने इन मुद्दों को धरातल पर उतार पाती है या नहीं। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए हिना आजमी की रिपोर्ट। और आज इसी को लेकर देवभूमि के दंगल में हम विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ में सभी मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ में सीमा डोरा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और साथ ही राजकुमार जायसवाल कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारे साथ में आज रहेंगे, और मीनाक्षी घड़ियाल यूकेडी की प्रवक्ता हैं, आशुतोष डिमरी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में रहेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सीमा जी से। सीमा जी, मुख्यमंत्री के चेहरे से पर्दा उठ गया, सस्पेंस खत्म हो गया, लेकिन मंत्रिमंडल में किसको जगह मिलने वाली है, इस पर क्या कहेंगे आप? क्योंकि इस बार काफी पद खाली है, नए चेहरों को मौका दिया जाएगा।
जी, जैसा कि 3 सीट्स खाली हैं अभी, तो डेफिनेटली नए चेहरों को दिया जाएगा मौका, और देना भी चाहिए। सबको चांस मिलना चाहिए, सभी सक्षम हैं इसमें। अब ये विशेष नेतृत्व तय करेगा कि कौन कितना सक्षम है और किसको चांस दिया जाए। महिलाओं में भी आगे आने की उम्मीद है, तो इन सभी उम्मीदों के साथ आज देखते हैं इस रात से पर्दा खुल जाएगा। बिल्कुल, लेकिन नए शहरों में किसको जगह दी जा सकती है? क्या इसको लेकर अब तक कोई मंथन जो है वो हो सका है? और किस तरह से वो लोग जनता के विकास के बारे में काम करेंगे, विकास को लेकर काम करेंगे? डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास की राजनीति करती है, और देखिए यही होगा कि जिसको भी चांस मिलेगा उसका जो रिजल्ट होगा, जो भी उन्होंने जितना काम किया होगा उसको देखते हुए ही उनको ये जिम्मेदारी दी जाएगी। अगर जितना अच्छा काम होगा, जिससे जनता खुश होगी, उसको ये कार्यभार दे दिया जाएगा। तो जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी जी के ऊपर करा कि वो विश्वास जताया, इसी तरीके से जिसके ऊपर भी ज्यादा विश्वास होगा उसको ये बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। ठीक है, राजकुमार जी हमारे साथ में लगातार बने, कांग्रेस के प्रवक्ता। राजकुमार जी, आखिरकार आप लगातार आपकी पार्टी की ओर से कहा जा रहा था कि पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन पर विश्वास जताया। अब आपको क्या लगता है, क्योंकि मंत्रिमंडल में कई पद जो है वो इस बार खाली है, यशपाल आर्य आपकी पार्टी में आ गए हैं और हरक सिंह रावत के साथ भी जो हुआ वो सबने देखा, क्या लगता है इस बार किसको जगह मिल सकती है? निश्चित रूप से पुष्कर सिंह धामी जी हमारे मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, उनको हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और इस तरह से भी प्रार्थना है कि पार्टी उनको 5 साल तक स्थिर मुख्यमंत्री के रूप में दे, जिससे इस प्रदेश का विकास हो सके। एक युवा मुख्यमंत्री हैं, तो युवाओं को निश्चित रूप से बहुत आशा है, उत्तराखंड के किसी मुख्यमंत्री जैसे आशा होते हैं और युवा है, तो उनसे लगता है कि यहाँ पर कम से कम रोजगार उपलब्ध कराएंगे। और जो पिछले कार्यकाल में इनके ऊपर 6 महीने कार्यकाल था, ये सॉफ्ट मुख्यमंत्री थे, और जिस तरह से मंत्रियों ने इनके ऊपर दबाव बना के काम करवाया, तो लगता है कि आने वाले 5 सालों में इस तरह के दबाव में वो काम नहीं करेंगे। अधिकारियों पे, विधायकों, मंत्रियों पे अपना पूरा नियंत्रण रखेंगे, उत्तराखंड की जनता के लिए, युवा साथियों के लिए और उत्तराखंड के विकास के लिए कार्य करेंगे। ठीक है, मीनाक्षी जी हमारे साथ में लगातार हैं, यूकेडी प्रवक्ता है। मीनाक्षी जी, अब टीम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के तैयार हो चुकी है और कल बिल्कुल नाम जो है वो स्पष्ट हो जाएंगे। हालांकि कैप्टन कौन होगा ये तो कल हम सब ने देखा, पुष्कर सिंह धामी के हाथों में एक बार फिर से कमान है, लेकिन इस टीम के माध्यम से कितना विकास होगा, आपको क्या लगता है कि क्या धामी 2.0 में भी उसी रफ्तार के साथ में काम होगा जिससे पहले हुआ, क्योंकि मैंडेट भी जनता ने दिखाया इसी कामों को ध्यान में रखते हुए? जी, मैं सबसे पहले पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत बहुत बधाई दूंगी और बीजेपी को भी बधाई दूंगी कि उन्होंने एक बार फिर युवा नेतृत्व, जो सिर्फ बातें नहीं करते हैं युवा नेतृत्व के लिए, आज उन्होंने उन पे विश्वास भी जताया। क्योंकि देखिए, अब तो मुझे लगता है बीजेपी भी इस चीज को मानती है कि एज पॉलिटिक्स में जो है पॉलिटिकल रिफॉर्म बहुत जरूरी है, और एज के बेस्ड जो रिफॉर्म है उसकी तो बहुत ही सख्त जरूरत है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं। दूसरी चीज, पुष्कर सिंह धामी जी, देखिए 2 तरह के मुख्यमंत्री होते हैं, एक इलेक्टेड होते हैं, एक सिलेक्टेड होते हैं। यदि इलेक्ट होके आते और मुख्यमंत्री बनते तो शायद बात कुछ और होती। जो उन्होंने अपना ऑरा दिखाया था, जिस प्रकार से उन्होंने घोषणाएं की थी और जिसमें शायद जनता ने उनको नकार दिया, लेकिन कहीं ना कहीं विधानमंडल जो है उन्हें सेलेक्ट किया है, तो वो जो बात थी, जो उनका ऑरा था, जिस प्रकार से उन्होंने घोषणाएं की थी, अब चुनौतियां ज्यादा होंगी, क्योंकि वो घोषणाएं भी पूरी करनी है और जो मंत्रिमंडल है उसमें भी लोगों को स्थान देना है ताकि कोई नाराज ना हो, क्योंकि सिलेक्टेड मुख्यमंत्री है ना। तो इसी प्रकार से आगे की जो रास्ता है उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है और चुनौतीपूर्ण होने वाला है। बाकी मैं आशा करती हूँ कि 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे, क्योंकि भाजपा में जिस प्रकार से अस्थिरता रही है, तो वो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि जनता क्या सोच रही है क्या नहीं सोच रही है, वो लोग अपना डिसीजन लेते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगी कि वो 5 साल तक आगे रहें। ठीक है, आशुतोष जी भी हमारे साथ में लगातार बने हुए और साथ ही साथ संगीता शर्मा जी भी हमारे साथ में जुड़ेंगी, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है, उनसे भी आपका परिचय कराएंगे। फिलहाल आशुतोष जी के पास चलते हैं। आशुतोष जी, आप बताइए, क्योंकि टीम गठित हो गई है लगभग, कल शपथ ले लेंगे सभी मंत्री भी जो होंगे वो, क्या लगता है ये टीम देवभूमि में कितना दंगल करने वाली है? आशुतोष जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? आशुतोष जी, अनम्यूट करें आप। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आशुतोष जी, अब आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात पूरी करिए। मैंने कहा लीडर ऑफ द हाउस तो कल बीजेपी लेजिस्लेटर ने चुन लिया है और एक बार फिर से भले ही
पुष्कर धामी अपनी सीट पे हारे हों, खटीमा से वो विधानसभा चुनाव हारे हैं, लेकिन उसके बाद भी पूरे स्टेट की जो 70 सीटें थी उसमें कहीं ना कहीं एक सिटिंग सीएम होने के नाते उनका इन्वॉल्वमेंट रहा है। भले ही पूरी तरीके से जो मैंडेट मिला है बीजेपी को वो मोदी की फेस वैल्यू पे मिला है या मोदी की पॉलिसी पे मिला है या मोदी के काम पे मिला है, मोदी की जो मैजिक बोल सकते हैं, कुछ भी बोलिए, मोदी के नाम पे मिला है। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें सिटिंग सीएम होने के नाते पुष्कर धामी जी का रोल माना जाता है और माना भी जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। अब लेजिस्लेटर ने अपना लीडर चुन लिया है, निश्चित तौर पे कल शपथ ग्रहण होना है, मुख्यमंत्री की शपथ होनी है और उसके साथ साथ जितनी टीम है, जो कैबिनेट की टीम है, वो भी गठित है। पिछली जो टीम थी उसके हिसाब से हरक सिंह रावत पार्टी छोड़ के चले गए थे या पार्टी से निकाल दिए गए थे या साल आर्य कांग्रेस ज्वाइन कर गए हैं। आपके यतीश्वरानंद चुनाव हार चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि वो फिर से कैबिनेट में रिपीट होंगे। तो ये 3 सीटें तो वैसे ही खाली हैं। उसके अलावा जो और मिनिस्टर्स हैं, सतपाल महाराज जी इज वन ऑफ द वेरी सीनियर मोस्ट, बहुत ही कदावर नेता हैं, भले ही कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, लेकिन उनकी एक अलग वो मानी जाती है भाजपा के भीतर भी। डॉक्टर धन सिंह रावत जी हैं, संगठन के बहुत ही पुराने व्यक्ति माना जाता है और पिछली कैबिनेट में भी, चाहे वो त्रिवेंद्र सरकार रही हो, चाहे तीरथ जी की सरकार रही हो या चाहे पुष्कर धामी जी की सरकार रही हो, वो कैबिनेट मंत्री रहे हैं और स्वास्थ्य और हायर एजुकेशन जैसा मिनिस्ट्री है। उसके अलावा और भी मिनिस्टर जो रहे, सुब्रत उनियाल हैं, विजय बहुगुणा कैंप के माने जाते हैं, अलग अलग कैंप के भी अलग अलग लोगों के अपने अपने, सब इसमें कोई दो राय नहीं, अपने अपने राजनीतिक गुरु या जो भी बोलिए। तो कहीं, लेकिन उसके बाद भी कुछ नए चेहरों के भी शामिल होने की इस समय पूरी संभावना है। ठीक है, यानी कुछ नए शहरों को भी जगह मिल सकती, कल साफ हो जाएगा। हाँ। सीमा जी हालांकि अब तक स्पष्ट नहीं करें कि आखिर किनको जगह मिलेगी, यानी सस्पेंस अभी मंत्रियों के चेहरे को लेकर भी बनाए रखेगी भारतीय जनता पार्टी। संगीता जी हमारे साथ में हैं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं। संगीता जी, क्या लगता है अब जब एक बार फिर से सरकार बन रही है तो क्या भाजपा अपने उन मुद्दों को धरातल पर उतार पाएगी जिनको लेकर इस बार उसने वोट बटोरे हैं? देखिए, पिछली बार जिस तरह से एक अस्थिरता सरकार में थी, तो इस बार धामी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं वो 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे। इसके लिए सबसे पहले उनको शुभकामनाएं कि भाजपा ने जो पहले किया वो इस बार ना हो, वो 5 साल तक एक स्थायी सरकार उत्तराखंड को दे पाए। हाँ। और दूसरी बात, वो युवा मुख्यमंत्री हैं और जिस तरह से उन्होंने पिछले अपने कुछ समय के कार्यकाल में रोजगार को लेकर के बात की, तो कहीं ना कहीं युवाओं की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर है और युवा उन्हें टकटकी लगाए हुए देख रहे हैं कि जब अब उन्हें मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली है तो उत्तराखंड के जो बेरोजगार युवा हैं उनके साथ कितना न्याय होगा, जो पिछली सरकार में भाजपा ने नहीं किया, तो कितनी नौकरियां अब उनको मिल पाएंगी। तो कहीं ना कहीं उनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। और पिछली बार जिस तरह से लगातार उनको कहा जा रहा था कि घोषणा कर रहे हैं केवल मुख्यमंत्री जी और धरातल पर नहीं उतर पाई हैं क्योंकि कम समय है, लेकिन देखिए अब पूरा एक लंबा 5 साल का समय है, तो अब बहाना बनाने से काम नहीं चलेगा। उनके ऊपर जो जिम्मेदारी है वो उन्हें पूरी भी करनी पड़ेगी। और जिस तरह से उन्होंने पिछले कार्यकाल में लगभग 1100 घोषणाएं की और धरातल पर जो नहीं उतरी थी, अब उन्हें उतारने का भी उनको मौका मिला है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री जी कितना अपनी घोषणाओं को धरातल पर उतार पाते हैं और इन 5 सालों में उत्तराखंड को कितना विकास की ओर ले जा पाते हैं। ठीक है, मीनाक्षी जी यूकेडी से। मीनाक्षी जी, आप बताइए, आपको क्या लगता है कि क्या वो समस्याएं जो उत्तराखंड से जुड़ी हुई हैं, क्षेत्रीय हैं, क्या उनका निवारण इस बार धामी के दूसरे कार्यकाल में हो सकेगा? क्या लगता है किस तरह की टीम होगी इस बार? मीनाक्षी जी, आप अनम्यूट करें, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी बिल्कुल, उम्मीद तो बहुत है क्योंकि जिस प्रकार से भू कानून को लेके उन्होंने घोषणा की थी, तो उम्मीद करते हैं कि भू कानून और जो अन्य क्षेत्रीय मुद्दे हैं उनको लेके भी वो कार्यरत रहें। लेकिन जहां तक देखिए 21 साल हो चुके हैं इस राज्य को बने हुए और जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं आज भी जस के तस हैं। तो उम्मीद अब देखिए, हम तो विपक्ष में हैं, हमारा काम है अभी भी उनको याद दिलाते रहना और उनके कामों पे पैनी नजर रखना। तो वो हम लगातार करते रहेंगे और जो घोषणाएं उन्होंने की हैं, आशा करते हैं कि वो घोषणाएं धरातल पे आए, क्योंकि बेसिकली जो हमारा जो एम है, उनका जो एम है, वो सबका एम यही है कि जो उत्तराखंड है उसका विकास हो, उत्तराखंड के लोगों का विकास हो। और उम्मीद करेंगे कि इस बार हो, लेकिन नहीं होगा तो हम लोग तो हैं ही उनको याद दिलाने के लिए।
ठीक है, यानी आप जो है विपक्ष की भूमिका लगातार लोग निभाते रहेंगे। कांग्रेस से हमारे साथ में राजकुमार जी, आप बताइए। राजकुमार जी, आप मुख्य विपक्ष की भूमिका में रहेंगे, क्या लगता है इस बार की टीम क्या उन मुद्दों का निवारण कर पाएगी जो उत्तराखंड के क्षेत्रीय समस्याएं रही, क्या उनका निवारण हो सकेगा? निश्चित रूप से इस बार विपक्ष पहले की अपेक्षा ज्यादा मजबूत है और सरकार को हमारी शुभकामनाएं हैं। सरकार की जो भी अच्छे कार्य होंगे, जो उत्तराखंड के विकास की नीतियां बनेंगी, उत्तराखंड के आंदोलनकारियों के सपनों को पूरा करने की भी योजनाएं बनेंगी और जो हमारे युवा साथियों की योजनाएं बनेगी, उसमें कांग्रेस पार्टी पूरा विपक्ष उनका साथ देगा। कहीं जिस तरह सरकार दूसरे हाथों में खेलती है, पिछली सरकारों में देखा गया कि यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी और हमारे नेता और कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्रियों का भी एक कहीं ना कहीं नेक्सस रहा है यहाँ पे भू माफियाओं के साथ, खनन माफियाओं के साथ। तो अगर सरकार अपने ट्रैक से कहीं भटकेगी तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी उस पर तुरंत निगाह रखेगी और उस कार्य को रोकने का पूरा करेगी, उसको अंकुश लगाने का कार्य करेगी। पर जहां इनको लगेगा कि कांग्रेस पार्टी की आवश्यकता है इनको प्रदेश को आगे बढ़ाने में, तो कांग्रेस पार्टी इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगी। ठीक है, यानी कांग्रेस पार्टी विपक्ष की पूरी भूमिका निभाएगी। सीमा जी, आप बताइए, क्योंकि मुख्यमंत्री का नाम सामने आ चुका है लेकिन टीम को लेकर अभी भी सस्पेंस है वो बरकरार है कि आखिर जो जगह खाली हुई है इन पर किसको जगह मिलेगी, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या नए शहरों को मौका दिया जाएगा या फिर बहुत से ऐसे लोग हैं मुख्यमंत्री की दौड़ में आगे चल रहे थे, क्या उनको मंत्रिमंडल में जगह देकर संतुष्ट किए जाने की कोशिश पार्टी की ओर से है? सीमा जी, अनम्यूट करिए। इस पे मंथन चल रहा है अभी। जैसा ही शीर्ष नेतृत्व इस पे डिसीजन लेगा, मुझे लगता है बहुत जल्दी हो जाएगा, कुछ ही घंटों में, तो इस पे करेंगे बात। लेकिन यही है कि सबसे पहला हमने जैसे हमेशा युवा को मौका दिया, तो युवा भी आपको देखने को मिलेगा इस पूरे गुलदस्ते में, और महिला भी होंगी और साथ में कर्मठ लोग भी होंगे, क्योंकि 5 साल पूरे करने हैं, आगे 24 का चुनाव भी है। तो ये सब देखते हुए बहुत ही सोच समझ के इस पे निर्णय लिया जाए। ठीक है, बिल्कुल सोच समझ कर निर्णय लिया भी जा रहा है, क्योंकि लंबे मंथन के बाद में आपकी पार्टी में सब कुछ होता वो नजर आ रहा है। सीमा जी, एक और सवाल का जवाब आपसे ही चाहूंगी, वो ये कि आपने युवा की बात करी, युवा मुख्यमंत्री भी पुष्कर सिंह धामी को कहा जाता है, लेकिन युवाओं की बड़ी समस्याएं हैं उत्तराखंड में, उनका क्या निवारण इस बार के कार्यकाल में करेंगे? क्योंकि अब हमने कल सुना, ये भी कहा गया कि हाँ ये लंबे वक्त के लिए मुख्यमंत्री रहेंगे, पूरे 5 साल रहेंगे, तो अब इनके पास वो बहाना नहीं रह जाएगा कि हमें कार्यकाल कम मिला, हमारा समय कम था इसलिए हम ये बड़े फैसले नहीं कर पाए। तो अब क्या वो समस्याएं जो इतने लंबे समय से टलती आई उनका निवारण होगा इस बार के कार्यकाल में? नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री जरूर हमने बदले, लेकिन उसके लिए कभी कोई कार्य प्रभावित नहीं हुआ। ये कोई मुख्यमंत्री नहीं कह सकता कि मुझे समय कम मिला था, क्योंकि जो नहीं, ऐसा कहा जाता रहा है, कह सकता नहीं। सीमा जी, इसके पहले कई मुख्यमंत्रियों की ओर से ये बात कही गई, आपकी ही पार्टी के नहीं, कांग्रेस के हरदा ने भी कहा कि गैरसैंड को लेकर हमें पूरा वक्त नहीं मिला, इतना कार्यकाल कम था, इसकी वजह से ये बड़ा फैसला नहीं हो पाया। आप उन पर मर देते हैं, वो आप पर मर देते हैं, और इसी के चलते समस्याएं जिसकी तस बनी रहती हैं। हमने जहाँ भी आपको एक्सक्यूज मांगा वो हमने कोरोना के लिए मांगा, जरूर कोरोना के रहते अपने 2.5 साल हमारे खराब हो गए, जिसपे हम पूरी तरीके से काम नहीं कर पाए। लेकिन इस तरह से नहीं था कि एक मुख्यमंत्री चले गए तो उस कारण काम चक्कर हुआ, क्योंकि वो काम कंटिन्यूटी में चलता गया, उनकी फाइलें आगे बढ़ती गई। लेकिन हाँ, कुछ फैसले हैं जो युवाओं के पक्ष के लिए पुष्कर सिंह धामी जी ने बहुत घोषणाएं करी, और जिनको अब उनको धरातल पे उतारना है। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है ना, युवाओं से जुड़ी हुई है, उसका निवारण किस हद तक होगा इस बार उत्तराखंड में? जी हाँ, वचनबद्ध है और उस पर हम जल्दी से काम शुरू। ठीक है, वचनबद्ध है, लेकिन कब तक ये वचन पूरे होंगे ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। मीनाक्षी जी, आप बताइए क्या लगता है, क्योंकि यूकेडी भी लगातार उत्तराखंड के विकास के लिए लड़ती रहती है, बड़ी बातें करती है, क्या लगता है युवाओं की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी, इसका निवारण इस बार के कार्यकाल में करेगी पार्टी? क्या इनका जो मंत्रिमंडल है वो किस तरह से काम करेगा कि युवाओं को राहत मिल सके? देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। अगर वाकई में देखिए, सबसे पहले तो समस्या जो है बेरोजगारी की, पलायन की, युवाओं से रिलेटेड है। ये 21 सालों से ये समस्याएं हैं जनता के सामने, और कहीं ना कहीं आप देखिए, अभी आप बात कर रहे थे कि मुख्यमंत्रियों के पास बहाने होते हैं कि हमारे पास कार्यकाल कम था, लेकिन बहाने देखिए बीजेपी के पास बहुत बहाने हैं, क्योंकि ऐसे ही हम इसे भ्रमजाल पार्टी नहीं कहते, जिस प्रकार से ये युवाओं को भ्रमित कर देती है एंड मूवमेंट पे। अभी भी आप देखिए कि किस प्रकार से उन्होंने बहुत एंटी इनकम्बेंसी थी बीजेपी के खिलाफ, बहुत देखिए समस्याएं थी, कर्मचारी परेशान थे, महिलाएं परेशान थी, युवा परेशान थे, लेकिन फिर भी 47 सीट्स पे ये लोग जीत हासिल करके आए, क्योंकि एंड मूवमेंट में ये इस तरह का एक
प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, इस प्रकार का एक भ्रम जो है वो भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि ठीक है पॉलिटिक्स है, अपना उनका तरीका है, तो एक्सेप्टेड है, 47 सीट्स एक्सेप्टेड है, सेलेक्टेड मुख्यमंत्री एक्सेप्टेड है, लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा कि जो घोषणाएं आज तक की हैं और उन घोषणाओं को अगर पूरा नहीं किया जाता और फिर दोबारा से देखिए जनता फिर नहीं देगी मैंडेट, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बार आके मोदी जी ने, अमित शाह जी ने कहा था कि 5 साल का कार्यकाल कम पड़ता है। अमित शाह जी के लफ्ज थे कि जो गड्ढे हैं वो बहुत बड़े हैं, 5 साल में नहीं भरेंगे, तो जनता ने 5 साल का समय और दिया है। लेकिन उसके बाद देखिए सबसे बड़ी इनके पास चुनौती है, 2025 में मोदी जी बोल के गए हैं कि एक युवा उत्तराखंड होगा, एक समृद्ध उत्तराखंड होगा, तो बहुत बड़ी चुनौती है। आशा करते हैं कि इस चुनौती को पार पाए और वाकई में उत्तराखंड को एक समृद्ध उत्तराखंड बनाए, और खुशी हमें भी होगी। बेसिकली विपक्ष है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज का विरोध करेंगे, अगर बेहतर होगा, अच्छा काम करेंगे तो ऑब्वियसली सपोर्ट भी करेंगे और अच्छी बात भी करेंगे। बिल्कुल, यानी अब आपको भी यही लगता है कि अच्छा काम होना चाहिए ताकि जो उत्तराखंड की जनता उसका विकास हो सके। आप बताइए आशुतोष जी, आपको क्या लगता है कि ये जो नई टीम बनेगी ये किस हद तक सही साबित होने वाली है, क्योंकि बहुत से इस बार 3 लगभग पद खाली हो चुके हैं। हरक सिंह रावत को जिस तरह से यशपाल आर्या और साथ ही साथ एक और यतीश्वरानंद का हारना, इसके बाद क्या लगता है मंत्रिमंडल में जिन लोगों को जगह दी जाएगी क्या वो वाकई में उत्तराखंड की जनता का हित कर सकेंगे? क्या विकास की गति जिस पर काम भारतीय जनता पार्टी कहती है कि डबल इंजन से हम काम कर रहे हैं और इसी रफ्तार में विकास हो रहा है, क्या वो रफ्तार बनी रहेगी विकास की उत्तराखंड में? देखिए डेफिनेटली डबल इंजन वाली बात को लेकर के बीजेपी लंबे टाइम से कहती चली आई। हाँ। और कहीं ना कहीं मैं अपने नजरिए से जब देखता हूं तो बीजेपी का डबल इंजन का बेनिफिट उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में दिखाई देता है कई मायनों में, चाहे वो बीजेपी चाहे वो, और वही ना कि उसी वजह से मोदी की फेस वैल्यू पे 47 का मैंडेट मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस की भले ही आंकड़ा बढ़ा है लेकिन कांग्रेस 19 पे सिमट गई है। एक मुख्य विपक्षी दल तो उत्तराखंड में कांग्रेस ही है। टाइम पे जो गवर्नमेंट रिपीट हुई है या मैंडेट मिला है वो मैंडेट या तो कांग्रेस को मिला है या बीजेपी को मिला है। और इस बार सब मिथक तोड़ करके पिछली बार 57 का एक हिस्टोरिकल मैंडेट था, इस बार भी बहुत नीचे नहीं, जबकि एंटी इनकम्बेंसी यूकेडी की स्पोक पर्सन कह रही है कि एंटी इनकम्बेंसी था, वो था, तमाम था, लेकिन अदर्स जो अपोजिशन में जितने लोग थे जो विपक्षी दल थे वो पब्लिक के बीच उस चीज को गहनी नहीं कर पाए, उसको पब्लिक माना इन्होंने भ्रम भी फैलाया था, तो जो दूसरी पार्टियां थी वो उसको पब्लिक को जागरूक नहीं कर पाई या पब्लिक में उस भ्रम को तोड़ नहीं पाई। तो कहीं ना कहीं पब्लिक ने सीधे सीधे मोदी की जो पॉलिसी है, जो नीतियां थी, चाहे वो डेवलपमेंट की पॉलिसी बोल रहे बीजेपी के लोग, चाहे किसी भी पॉलिसी, उसको सीधे सीधे सर माथे लगाया है और पब्लिक ने बीजेपी को मैंडेट दिया है। अब रही बात चैलेंजेस की, चुनौतियां निश्चित तौर पे उत्तराखंड एक पिछड़ा हुआ राज्य है, इसमें कोई दो राय। उत्तराखंड राज्य की जो परिकल्पना हुई थी वो इसी अवधारणा को लेकर के हुई थी, जो रिमोट एरियाज हैं, जो बॉर्डर एरियाज हैं, जो हिल एरियाज हैं, वहां का किस ढंग से समग्र विकास हो, एक ओवरऑल पूरा डेवलपमेंट हो। उस डेवलपमेंट की कड़ी में इसमें कोई दो राय नहीं है कि गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़ करके ऑल वेदर रोड इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया, इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। कर्णप्रयाग तक रेल परियोजना है, उसको भी नहीं कर सकते। ठीक है, अब मंत्रिमंडल बनने के बाद ही स्पष्ट हो जाएगा कि कौन से नाम है और इनका पिछला जो बैकग्राउंड रहा है वो किस तरह का रहा और कितना काम ये आने वाले अपने कार्यकाल में कर पाएंगे। इसको लेकर आगे भी विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। आप कहीं मत जाएगा, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है देवभूमि के दंगल में। आज हम बातचीत कर रहे हैं कि आखिर जो नई टीम गठित होगी वो किस तरह से उत्तराखंड के विकास में अहम भूमिका निभा पाएगी, और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ में लगातार मेहमान भी बने हुए हैं, उनके पास चलते हैं। सीमा जी, अभी आपने सुना कि यहाँ पर सभी पार्टी के लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अब जो टीम आपकी पार्टी की ओर से बनाई जाएगी मंत्रियों की, वो बेहतर काम करेगी और अच्छा काम करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यही कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका निवारण अभी तक नहीं हो सका है। क्या आप बताएंगी कि इस बार क्या नई रणनीति के साथ में काम करेगी आपकी टीम, या फिर उसी रणनीति के साथ में जो अब तक रही है उसी पर काम आगे बढ़ेगा? सीमा जी, अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है? सीमा जी, अनम्यूट करें फोन। जी, जैसा कि मैंने कहा, आपने हमारा दृष्टि पत्र भी देखा, उसमें बहुत सारी नई योजनाएं और बहुत सारे नए काम थे जो हमको करने थे। वो एक चैलेंजिंग रोल है जो जिसको पुष्कर सिंह धामी बहुत खरे उतरेंगे, ऐसा विश्वास के साथ उनको ये मौका दिया गया दोबारा से, और हमको पूरा विश्वास है कि वो अच्छे से ये काम करेंगे। साथ में युवाओं को और महिलाओं को और बच्चों को सबको समेटते हुए लेते हुए ये सब जो है वो काम होगा। कि उत्तराखंड की जैसे भौगोलिक परिस्थितियां बहुत ही विकट हैं, इसमें काम करना इतना आसान नहीं है जितना कि और प्लेन एरियाज में होता है। तो थोड़ा समय जरूर लगा, लेकिन अब समय आ गया है कि जब हम जल्दी ही पूरे उत्तराखंड का जो है वो विकास कर सकेंगे बहुत स्मूथली। और साथ साथ हमारे साथ अब तो स्मार्ट सिटी का भी प्रोजेक्ट जो चल रहा है वो भी पूरा होने को आ रहा है। तो इस तरीके से है। और साथ में जो मोदी जी का है खास इंटरेस्ट हमेशा उत्तराखंड में रहा, एक खास मोहब्बत है उनको उत्तराखंड के साथ। तो उसको भी देखते हुए डबल इंजन की सरकार का साथ लेते हुए हम आगे काम करेंगे, और जो भी हमने वादे किए हैं, जो भी हमने दृष्टिपत्र में भी घोषणाएं की हैं, वो हम 10% उसको पूरा करेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ। इसी विश्वास के साथ हम इस पूरी जो है नई सरकार को आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यानी इसी विश्वास के साथ आप ये कह रही हैं कि सरकार जो है वो आगे बढ़ेगी, लेकिन मंत्रिमंडल के नाम अभी तक सामने नहीं आ पाए हैं, जिसको लेकर अभी भी जो सस्पेंस है वो बरकरार है, और इसी पर हम आज बातचीत कर रहे हैं। आशुतोष जी, आप भी हमारे साथ में, आप सुन रहे हैं बार बार सीमा जी यही कह रही हैं कि हम एक विश्वास जनता को हम पर विश्वास है और हम इसी विश्वास को कायम रखेंगे और इसी तर्ज पर काम करते रहेंगे जिस पर अभी तक धामी ने काम किया। और क्योंकि उन पर, उनके नेतृत्व में ही पार्टी आगे बढ़ी, इसी के चलते एक बार फिर से पार्टी का भी भरोसा। क्या लगता है, क्या मंत्रिमंडल पर भी जनता विश्वास जता पाएगी? क्योंकि धामी पर तो पार्टी ने विश्वास जताया, लेकिन मंत्रिमंडल ही है जो योजनाओं को धरातल तक उतारता है। क्या जनता का विश्वास वो भी जीत पाएगा? देखिए, जो पार्टी का एजेंडा होगा और चीफ मिनिस्टर का एजेंडा होगा, तो डेफिनेटली कि जितने भी कैबिनेट होगी वो उसके अकॉर्डिंग उस लाइन पे काम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट फॉर्म होती। मैं कह रहा था कि बहुत बड़े बड़े काम हुए, इसको डिनाई नहीं कर सकते। आपका ऑल वेदर रोड का काम हुआ है, आपका कर्टव्याग का रेल, टनकपुर वाली रेल कुमाऊं में, ये बड़े बड़े काम हुए। केदारनाथ वाला प्रोजेक्ट है, इसको भी वो नहीं कहा, बड़े बड़े काम हुए निश्चित तौर पर। डबल इंजन की जो बात करती है बीजेपी, तो उसका बेनिफिट मिला है, इसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन 22 साल के भीतर जो मेजर इशू हैं आज भी उत्तराखंड के लिए, वो हिल एरिया में हेल्थ की, मेडिकल की फैसिलिटी, मेडिकल बढ़िया हो, क्वालिटी मेडिकल हो, और चाइल्ड एजुकेशन, इस तरफ गवर्नमेंट को फोकस करना पड़ेगा। तब जाकर के आपको पलायन रुकेगा, आपका हिल एरिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, आप एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर की तरफ कर सकते हैं फोकस, वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन उसके अलावा जो हिल एरिया का, मैं लगातार टाइम पे जिस भी चैनल में डिबेट पे बैठता हूं, मैं यही कहता हूं कि आपके जो हिल एरिया है, आपका देहरादून का जो मैदानी भाग है, आपका हरिद्वार, उधम सिंह नगर, हल्द्वानी, इसको छोड़ लिया जाए तो बाकी उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में, चाहे वो कुमाऊं का इलाका हो, चाहे वो गढ़वाल का इलाका हो, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरीके से चरमराई हुई हैं। 22 साल का बता रहा हूं मैं आपको। तो सबसे बड़ी फर्स्ट प्रायोरिटी उत्तराखंड के भीतर है, बिल्कुल सबसे बड़ा चैलेंज मेडिकल फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, खास तौर से रिमोट एरियाज में, और चाइल्ड एक क्वालिटी एजुकेशन आपको, ताकि वहां से पलायन रुके।
ठीक है, यानी बिल्कुल बेसिक जो सुविधाएं होनी चाहिए एक क्षेत्र में, प्रदेश में, उनको लेकर आपने बात कही कि स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहद खराब हैं, और साथ ही साथ शिक्षा को लेकर आपने बात कहा। तो क्या लगता है, क्या आने वाला मंत्रिमंडल जो है वो इस पर काम करेगा, या आने वाला जो कार्यकाल होगा भारतीय जनता पार्टी का जो 5 सालों का, इसमें क्या इन चीजों पर जो है इन समस्याओं का निवारण हो सकेगा? संगीता जी, आप जवाब दीजिए, आपको क्या लगता है कि एक बार फिर से धामी को मौका दिया उत्तराखंड की सरकार ने, क्या इस बार ये स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी परेशानियां दूर होंगी? देखिए, जनता ने जिस तरह से भाजपा पे भरोसा किया और उसके बाद धामी जी अब मुख्यमंत्री उत्तराखंड के बने हैं, तो मैं भी जब पिछले लगातार डिबेट्स में बैठती थी तो उत्तराखंड के स्वास्थ्य को लेकर के मैं हर चैनल पर जरूर बोला करती थी, क्योंकि मैं भी रिमोट एरिया से आती हूँ। तो मैंने खुद यहाँ बहुत अस्पतालों को देखा है और नजदीक से देखा है कि किस तरह की यहाँ व्यवस्थाएं हैं। तो कहीं ना कहीं रिमोट एरियाज में स्वास्थ्य को लेकर के, अस्पताल के ढांचे को लेकर के, डॉक्टर्स को लेकर के बहुत काम करने की जरूरत है। तो वो अब भाजपा सरकार को करना पड़ेगा, क्योंकि 22 सालों में हम थक चुके हैं। क्योंकि स्वास्थ्य और शिक्षा 2 मूलभूत सुविधाएं हैं। अगर यही हमें 22 सालों में नहीं मिल पाती हैं, तो ये बहुत ही दयनीय स्थिति है उत्तराखंड की, कि आज भी हम ऐसी समस्याओं के लिए लड़े। और स्कूलों का हम देखें हाल बुरा है। हमने पिछली सरकार में देखा तो बहुत से स्कूल बंद हो गए थे, क्योंकि वहां व्यवस्थाएं नहीं थी, तो बच्चे पढ़ने नहीं जाते, इस कारण से स्कूल बंद हो गए थे। तो कहीं ना कहीं अगर इस सरकार ने इन दोनों पर काम नहीं किया, तो आने वाले समय में इसका बुरा परिणाम जरूर देखने को मिलेगा इस सरकार को। और दूसरी बात, जो हम लगातार बात करते थे एक स्थायी राजधानी की, कि एक उत्तराखंड को स्थायी राजधानी मिले। इन्होंने 2017 का जब इनका घोषणा पत्र आया था, तब भी इन्होंने ये बात कही थी स्थायी राजधानी की, लेकिन इस बार ये मुद्दा इनके मैनिफेस्टो में तब देखने को नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं अब एक स्थायी राजधानी जो उत्तराखंड को चाहिए, ये डबल इंजन की सरकार है, तो ये भी इनको कर देनी चाहिए। ये नहीं कि देहरादून में ही ये बैठे रहें और अपना मंत्रिमंडल चलाते रहें। तो अब इनको गैरसैंण जाने की भी आवश्यकता है। ठीक है, यानी बेसिकली वही बातें एक बार फिर से बार बार निकल कर आ जाती हैं कि गैरसैंण स्थायी राजधानी की लगातार मांग हो रही है। बहुत सारे लोगों ने इसकी लड़ाई लड़ी है, लेकिन अब तक इसका निवारण नहीं हो पाया, और साथ ही साथ पहाड़ पर कोई भी चढ़ना नहीं चाहता है, और इसी के चलते जो विकास है वो भी पहाड़ तक नहीं पहुंच पाता है। आप बताइए मीनाक्षी जी, आपको क्या लगता है कब आखिर पहाड़ पर असली विकास हो सकेगा? क्या ये मंत्रिमंडल आपको लगता है कि करेगा इन समस्याओं का निवारण? देखिए, आपने तो दुखती रग पे हाथ रख दिया, क्योंकि क्षेत्रीय दल हूँ और क्षेत्रीय दल हमेशा बात करता है क्षेत्रीय मुद्दों की। हम अगर परिकल्पना की बात आई है, उत्तराखंड परिकल्पना की, तो जब उत्तराखंड राज्य बना था तो हमें जाना पड़ेगा उस समय में कि ये उत्तराखंड राज्य किसके लिए बना था और क्यों बना था। आज जो स्थिति है, आप देखो, चाहे वो पहाड़ी राज्य की ही हम देख लेते हैं, 3 जो जिले हैं हमारे तराई वाले, जो डेवलपमेंट की बात हो रही है, डबल इंजन की बात हो रही है, जो भी चीजें हो रही है, इंडस्ट्री लग रही है या सड़कें बन रही है, या जो भी डेवलपमेंट की हम बात कर ले, वो सिर्फ इन 3 तराई के जो जिले हैं इनमें हो रही है। जो पहाड़ी राज्य था वो तो आज भी वैसा का वैसा है, आज भी वो अछूता है। पलायन बल्कि और ज्यादा बढ़ गया है। स्वास्थ्य की समस्याएं हम सभी जान रहे हैं। हम हमेशा बात करते हैं कि वहाँ स्वास्थ्य चाहिए, वहाँ शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, वहां पे हमें जो हमारी संपत्तियां हैं उन पे अधिकार चाहिए। हम एग्रीकल्चर को डेवलप कौन करेगा? आप देखिए, जब एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए ही ये सरकारें बनाई जाती है, लेकिन ये सरकारें वहां पे जानवर छोड़ के आ जाती है। हरिद्वार से बंदर कलेक्ट करके पहाड़ में छोड़ दिए जाते हैं। अगर वहां पे प्रॉपर तरीके से एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया जाए तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो वहां पे एग्रीकल्चर में की जा सकती है, लेकिन उस तरफ कभी किसी सरकार का ध्यान नहीं गया। अब नए मंत्रिमंडल से आपको कितनी आशा है? नए मंत्रिमंडल से, क्योंकि इस बार तो कहा जा रहा है कि विकास, संपूर्ण विकास होगा, डबल इंजन की सरकार है, तो क्या इससे भी आपको कोई उम्मीद नहीं है? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि बीजेपी अगर अपनी जीत पे खुश हो रही है तो उसे आत्ममंथन करने की जरूरत है कि वो 57 से 47 पे आ गए हैं, उनकी 10 सीट्स कम हुई हैं। तो कहीं ना कहीं जनता इस चीज को देख रही है। जनता ने एक मौका दिया है काम करने का। यदि वो इस मौके से चूक जाते हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल देखिए, आप देखिए ऑलमोस्ट वही चेहरे, अगर हम नए मंत्रिमंडल की भी बात करें तो ऑलमोस्ट वही विधायक हैं ज्यादातर जो जीते हुए हैं, और वही उन्हीं से जो वो कैबिनेट है दोबारा वही बनेगी। जो काम करने की बात है, अगर काम करना ही होता तो ये पहले भी कर लेते। लेकिन अगर इस बार देखिए, मैं वही कह रही हूँ कि अगर ये आत्ममंथन करते हैं कि हम लोग 57 से 47 हो गए हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे काम ना करने के ऊपर हुए हैं, तो उस पे काम करने की जरूरत है। यदि काम नहीं करते हैं तो जनता 47 से 17 पे भी लाने में देर नहीं लगाएगी।
बिल्कुल, यानी इनकी जनता के हाथों में सब कुछ है और जनता अब आने वाले कार्यकाल में भी काम को देखकर ही वोट करने वाली है। देखिए, यही वजह है कि हम देख रहे हैं लगातार कांग्रेस पार्टी भी बहुत काम कर रही थी, लेकिन नहीं उतना आगे बढ़ पाई और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी का भी कुछ ऐसा ही हाल इस बार नजर आया था। आशुतोष जी, आप बताइए, अभी सुना आपने भी मीनाक्षी जी को कि उन्होंने कहा कि दुखती नस पर हाथ रख दिया, क्योंकि ये वो समस्याएं हैं जो बहुत ज्यादा परेशान करती रही हैं। गैर स्टैंड हो गया, आपने भी यहाँ पर शिक्षा स्वास्थ्य की बात की, लेकिन क्या लगता है इस बार क्या वाकई में काम होगा? मैं आपसे बिल्कुल यही जानना चाहूंगी कि पुष्कर सिंह धामी एक सौम्य व्यक्ति हैं और ये काम करते आए हैं, इनके नेतृत्व में पार्टी भी आगे बढ़ी, क्योंकि मिथक एक बहुत बड़ा टूटा कि सरकार रिपीट नहीं होती, इस बार रिपीट हुई, भले ही वो हार गए। क्या लगता है इस बार पुष्कर सिंह धामी कुछ ऐसा करना वाकई में चाहेंगे जिससे और ज्यादा मजबूती उनके अपने व्यक्तिगत राजनीतिक करियर को लगे? देखिए, वो काम करेंगे नहीं करेंगे इसका आंसर तो पुष्कर सिंह धामी जी देंगे, या बीजेपी के स्पोक पर्सन मेरे ख्याल से स्क्रीन पे नहीं है, वो देंगे। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, यूकेडी की मैडम कह रही हैं कि 57 से 47 पे आए, निश्चित तौर पे एंटी इनकम्बेंसी और वो ग्राफ नीचे घटा, लेकिन 5 साल गवर्नमेंट चलाने के बाद एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी 47 पे आकर के गवर्नमेंट रिपीट हो गई, तो ये अपने आप में बड़ी बात होती है, छोटी बात नहीं है। इसके मतलब कहीं ना कहीं पब्लिक ने एक्सेप्ट किया है बीजेपी को, इस बात को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कांग्रेस का आंकड़ा बड़ा है, जहां 11 थे वहां 11 से आप 19 पे बढ़े हैं, लेकिन गवर्नमेंट के आंकड़े के करीब कहां पहुंच पाई? बीजेपी तो 47 पे काफी आगे निकल गई है। ठीक है, निश्चित तौर पे जो इश्यूज हैं पब्लिक के, जो हिल्स के इश्यूज हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा, और खास तौर पे अगर पब्लिक ने अच्छा मैंडेट दिया है, कोई 37-38 पे नहीं है, तो बीजेपी को पब्लिक के जो इश्यूज हैं, जो मेजर इश्यूज हैं, जो हिल्स एरिया के इश्यूज हैं, चाहे वो आपका एजुकेशन का हो, चाइल्ड एजुकेशन को, खास तौर से मैं कह रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ चाइल्ड एजुकेशन पे। हायर एजुकेशन के लिए आदमी हो, लेकिन जो चाइल्ड और सेकेंडरी एजुकेशन है, वो लगभग आदमी अपने पेरेंट्स और बच्चा मतलब वहीं रहना चाहता है, तो उससे प्लान रुकेगा। आपका मेडिकल सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, खास तौर से उससे रुकेगा, और इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट वाली जो बात है वो इससे बढ़ सकती है कि आपका जैसे रेलवे ट्रैक एक यात्रा रूट है, कर्जप्राग तक पहुंचने वाला है, 25 तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है, उसका बेनिफिट मिलेगा, इसमें कोई दुराई। लेकिन पूरी तरीके से एक ट्रांसपेरेंसी के तहत पब्लिक को पूरे कॉन्फिडेंस में रख करके गवर्नमेंट के लिए एक बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, जिस ढंग से पब्लिक ने उनको इतना अच्छा मैंडेट दिया है। बिल्कुल, गवर्नमेंट के लिए चैलेंजेस हैं, देखिए, लेकिन इन चैलेंजेस को पूरा किस हद तक हो पाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए चैलेंजेस भले ही हो, एक बात से भी हम बिल्कुल भी अनदेखा उसको नहीं कर सकते कि इतने चैलेंजेस होने के बाद भी, इतने मुद्दे होने के बाद भी, इतनी समस्याएं होने के बाद भी उनको ही मैंडेट दिया गया। कांग्रेस पार्टी लगातार कोशिश करती रही, हरदा ने भी कहा कि बहुत हमने मेहनत की है, बहुत कुछ करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं किया। महंगाई हो, पलायन हो, गैरसैंड हो, सबको किनारे कर दिया गया और मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को दिया। कांग्रेस से आप बताइए राजकुमार जी, आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या जनता सिर्फ और सिर्फ मोदी के फेस पर यहां पर गई है? क्योंकि अभी भी बहुत सी समस्याओं का निवारण नहीं हो सका, अब आपको लगता है होगा, और आप में कहां कमी रह गई? निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, जनता का भी मन था कि इस बार कांग्रेस पार्टी को लाना है। हाँ, परिस्थितियां कहीं ना कहीं लास्ट में चुनाव धर्म के आधार पर लड़ा गया, धर्म के आधार पर पड़ गया, तो लोगों ने उस आधार पर वोट कास्ट किया, विकास को साइड रख दिया, और जो महंगाई थी, बेरोजगारी थी, साइड रखकर सब धर्म पे बटे, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा था कि हमने धर्म का कार्ड किया है, और सक्सेस हो गए, और उनकी सीटें ज्यादा हैं और निश्चित सरकार बनी है। फिलहाल अभी आज जिस विषय में हम बात कर रहे हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, और उत्तराखंड को 22 साल बने हो गया। अभी हम मूल में जाएंगे उत्तराखंड के। उत्तराखंड का निर्माण किस उद्देश्य के लिए हुआ था? उत्तराखंड का निर्माण यहाँ पे बेरोजगारी की समस्या को खत्म करने के लिए हुआ था, यहाँ के युवाओं को रोजगार देने के लिए हुआ था। हम लोगों ने कभी भी बहुत अच्छी शिक्षा की तरफ नहीं ध्यान दिया, बहुत विश्वास की तरफ ध्यान दिया, हम लोगों ने इसको बर्दाश्त किया, झेला, मगर कहीं ना कहीं जब अति हो गई कि हमें रोजगार भी नहीं मिल रहा, स्वास्थ्य नहीं मिल रहा, शिक्षा भी नहीं मिल रही है, तो यहाँ से दबा के प्लान हुआ। अब 22 साल में किसी भी मुख्यमंत्री ने अपना कोई विजन प्रस्तुत नहीं किया। एकमात्र एनडी तिवारी ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने उद्योग धंधे यहाँ लगवाए, मगर उद्योग धंधे जब सब्सिडी खत्म हुई तो भाग गए। ये प्रदेश उद्योग धंधों के लिए सुटेबल नहीं है, इसको औद्योगिक प्रदेश नहीं बनाया जा सकता, इसको पर्यटन स्थल बनाया जा सकता है, पर्यटन तीर्थाटन के लिए प्रदेश को जाना जाता है। सरकार को उसके लिए विजन बनाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हमारे युवाओं को एक ऐसी अमाउंट जो 4-5 लाख रुपए उनको बिजनेस के लिए दिया जाए वन टाइम,
अगर वो नहीं दे पाते तो उनसे रिकवरी ना हो, अगर वो देते हैं तो उनको 10 लाख मिले, 10 लाख वापसी करते हैं तो 20 लाख मिले। इस तरह से अपने कार्य को खोल पाए सबको। ठीक है, राजकुमार जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है और भी मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। आपसे हमारे साथ में संगीता जी, घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी बड़ी बातें की थी और आपके अगर घोषणा पत्र की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने भी बहुत सारी गारंटियां देने की कोशिश की, दिल्ली मॉडल को एक एग्जाम्पल के तौर पर पेश किया, लेकिन उत्तराखंड की जनता ने नकार दिया फिलहाल के लिए। क्या लगता है इस बार का? राजकुमार जी आपके पास वापस लौटेंगे, फिलहाल संगीता जी के पास चल रहे हैं। संगीता जी, आपको क्या लगता है जो घोषणा पत्र में बड़ी बातें भारतीय जनता पार्टी ने की थी, क्या इस बार के कार्यकाल में वो पूरी होंगी? क्योंकि मौका जनता ने उन्हीं को दिया है। 2017 से 22 का घोषणा पत्र, जो 21 के बीच का घोषणा पत्र था, उसमें बहुत सी ऐसी बातें थी जो बीजेपी ने पूरी नहीं की और वो घोषणा पत्र तक ही सीमित रह गई। लेकिन अब ये देखना पड़ेगा जो 2022 के चुनाव में इन्होंने घोषणा पत्र में बातें कही हैं, कितनी बातों को अमली जामा पहना पाते हैं और 5 साल में पूरा कर पाते हैं। लेकिन इस बार का जो मौका है वो एक सुनहरा मौका भाजपा को कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जनता ने दिया है कि 5 साल को रिपीट ना करके हम एक ऐसी सरकार लाते हैं जो 10 साल तक काम करे। तो 5 साल निकल चुके और 5 साल का जो मौका है कि उत्तराखंड को एक विकास मिल सके। तो अगर ये विकास उत्तराखंड को कहीं ना कहीं नहीं मिल पाता और यहाँ की जनता फिर भी मूलभूत मुद्दों की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर रहती है और वो सुविधाएं उन तक नहीं पहुंच पाती, तो कहीं ना कहीं जब हम अगले चुनाव में जाएंगे तो बहुत कुछ अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत कुछ अलग देखने को मिलेगा। मीनाक्षी जी, आप बताइए, अभी सुना आपने संगीता जी ने कहा कि बहुत सी ऐसी चीजें थी जिनको यहाँ पर किनारे कर दिया गया, मुद्दे थे जिनको किनारे कर दिया गया, बावजूद इसके जनता ने मैंडेट दिया। आपको क्या लगता है जनता ने आखिर ऐसा क्यों किया? क्योंकि बाकी भी इस बार आम आदमी पार्टी भी उनके पास तीसरे विकल्प के तौर पर थी, कांग्रेस भी थी, लेकिन बावजूद इसके घोषणा पत्र में बातें अधूरी रह गई, मौका फिर भी दिया जा रहा है। क्या वजह रही आखिर इसके पीछे? जनता ने क्यों ऐसा किया? कहीं ना कहीं देखिए, फ्री वाली जो चीज है वो तो जनता ने बिल्कुल नकार दी कि अगर आप फ्री की चीजें बोलते हैं तो उस पर जनता का विश्वास नहीं है कि मतलब ये चीज क्लियर है। दूसरी चीज मैं ये कहूंगी कि जहां तक हम बात कर रहे हैं कि बीजेपी को क्यों मैंडेट दिया, तो मैं एक बार पहले भी बोल चुकी हूँ कि कहीं ना कहीं एंड मोमेंट में पार्टी बीजेपी जो है वो कुछ प्रयोग करती है। जो प्रयोग उसने किया, जिस तरह से उसने मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक मुद्दा उछाला, नहीं पर ये तो कांग्रेस की ओर से आया था ना, इसमें भारतीय जनता पार्टी, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक राजनीति उत्तराखंड में भी शुरू करना चाहती है? चाहती नहीं है, कर रही है। आप देखिए हर जगह पे जहां मौका मिलता है वहां पे करती है। आपने अगर पुष्कर सिंह धामी जी का बयान अगर आपको पता होगा कि जो उन्होंने एक यूनिफॉर्म कोड जी बिल्कुल, चुनाव से ठीक पहले बड़ी बातें उनकी ओर से कही गई, जो यूनिफॉर्म कोड की बात की थी, तो कहीं ना कहीं ये इस तरह की जो सांप्रदायिक राजनीति करने की कोशिश बीजेपी करती है वो उसने की है, वो प्रयोग उसने किया है। और देखिए अगर हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो आप देखिए एक 19 साल का बच्चा जो है प्रदीप मेहरा, वो काफी वायरल हो रहा है। जी वो नोएडा की सड़क में काम करते हुए 19 साल का बच्चा काम करते हुए दौड़ लगा रहा है और वो वायरल हो रहा है। कहीं ना कहीं देखिए मैं उस बच्चे की जो मेहनत है उसको मैं सलाम करती हूँ, लेकिन इस तरह के कई बच्चे हैं हमारे उत्तराखंड के अंदर। अगर एक बच्चा वायरल हो जाता है, उसके बारे में चलिए किसी ने सोच भी लिया, किसी ने उसको हेल्प की ऑफर भी कर दिया, लेकिन इस प्रकार के हमारे उत्तराखंड के कई बच्चे हैं जो फौज में जाने की तैयारियां कर रहे हैं, जिनका अभी भर्ती जो है वो अभी अटकी पड़ी है और उनकी मेहनत लगातार उसी तरह चल रही है। लेकिन देखिए इन चीजों पे काम करने की जरूरत है। हमारा जो युवा है उसको राष्ट्रवाद सिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा तो आर्मी में हमारे यहाँ के लोग हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है, जो एक्चुअली में मूलभूत समस्याएं हैं, उन पे कार्य करने की जरूरत है। बिल्कुल देखिए आर्मी पिच पर भी इस बार सभी पार्टियों ने खूब खेलने की कोशिश की। इसको लेकर हम आशुतोष जी से जवाब जानते हैं। आशुतोष जी, हमने देखा था शहीदों की शहादत तक को बख्शा नहीं था किसी भी पार्टी ने, हर एक पार्टी ने इस पिच पर खेलने की कोशिश की और शहीदों के परिवारों के वोटों को बटोरने की कोशिश की। लेकिन सवाल यही कि असल में शहीदों के लिए काम जो है वो नहीं किया जा रहा था। सैन्य धाम बना देने से क्या वाकई में शहीदों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी? किस तरह की काम होने चाहिए और क्या इस बार का जो मंत्रिमंडल है ये शहीदों के लिए कुछ खास करेगा? क्योंकि आज भी हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाए थे जहां पर पुष्कर सिंह धामी शपथ से पहले शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे। देखिए शहीद स्थल पे जाना एक किसी भी पॉलिटिकल लीडर का या किसी भी चीफ मिनिस्टर का एक पॉलिटिकल या गवर्नमेंट प्रोग्राम हो सकता है, वो अपनी जगह पे, मैं उस पर कोई कमेंट्स नहीं कर सकता। हाँ। लेकिन रही जहां तक बात शहीदों वाली बात,
निश्चित तौर पे अगर देश आज के, अगर हम लोग भी यहाँ पे डिबेट कर रहे हैं ना, तो जो जगह जगह बॉर्डर पे शहीद लोग खड़े हैं उनकी बदौलत ही हम लोग इतने फ्रीडम ऑफ ऑफेंस, इतने आजादी के साथ हम वो बिल्कुल डटे रहते हैं और उनकी बदौलत देश बचा हुआ है, इसमें कोई दो राय। ये सैन्य प्रदेश भी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ से उत्तराखंड से काफी बड़े पैमाने पे, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, इंडियन नेवी हो, एयरफोर्स हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो या पुलिस फोर्सेस हो, उनमें बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन उत्तराखंड से है, इसमें कोई दो राय नहीं पहले से। बिल्कुल। और टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, उसमें भी उत्तराखंड के लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा था, उसमें अवार्ड भी मिले हैं। तो कोई भी गवर्नमेंट आए, गवर्नमेंट को निश्चित तौर पे जो हमारे एक्स फौजी हैं, जो उनकी फैमिलीज हैं, जो उनको बेहतर, उनको जितनी मैक्सिमम उनको फैसिलिटी प्रोवाइड, उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज को, उनका बहुत बड़ा योगदान है पूरी सीमाओं को, पूरी सरहद की सुरक्षा के लिए, इसको डिनाई नहीं कर सकते। गवर्नमेंट की जो स्कीम है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की है, उसमें पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और उनको विश्वास में लिया जाना चाहिए। उनकी जो अपेक्षा है, जो उनकी डिमांड है, मैं समझता हूँ कि उसको लगभग उनकी जो भावनाएं हैं उसके अकॉर्डिंग पूरा करना चाहिए, खासतौर से उत्तराखंड के प्रति। ठीक है, यानी पूरी तरह से काम जो है वो करना चाहिए। राजकुमार जी, आप बताइए, इस बार के मंत्रिमंडल का विपक्ष कैसे सामना करने वाला है? किस तरह से मंत्रिमंडल की कमियों को सामने लेकर आने वाला, क्या तैयार है? क्योंकि कल समीक्षा बैठक आपकी पार्टी में हुई है। पार्टी में समीक्षा बैठक अभी चल रही है। और उसमें समीक्षा की जा रही, कांग्रेस को इतना अच्छी लहर होने के बावजूद कैसे हम लोग पीछे रह गए, इस पे विचार किया जा रहा है। प्रदेश प्रभारी आए हुए हैं इस पे और चर्चा चल रही है। अभी जैसे आप देख रहे हैं कि अभी सरकार बनने वाली है और कांग्रेस पार्टी ने देखा है कि कांग्रेस पार्टी को बताने की तो उपलब्धियां थी, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की जो यहाँ पे सरकार थी उसके पास बताने के लिए कोई अपनी योजनाएं नहीं थी। उन्होंने केंद्र की योजनाओं को यहाँ पे बताया, लेकिन जनता ने उनको स्वीकार भी किया ना। राजकुमार जी, आप तो अपने अंदर के लोगों से ही लड़ते भिड़ते रह गए और इतना ही नहीं, चुनाव तक ही नहीं लड़े, बल्कि चुनाव के नतीजे आने के बाद भी यही हाल कांग्रेस का रहा। इसी वजह से तो भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ जाती है, क्योंकि विपक्ष आपका कमजोर पड़ जाता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ विधायक ने लिखकर दिया है कि इन्होंने मुझे हराने के लिए काम किया। बहुत गुटबाजी हर पार्टी में होती है और वो होती रहेगी। जब राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं तो इस तरह की घटनाएं हो सकती है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि इतने बड़ी लहर के बावजूद कांग्रेस पार्टी यहाँ पर पिछड़ गई, सरकार बनाने से वंचित हो गई। कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता का मन था इस बार कांग्रेस सरकार बननी चाहिए, मगर अंतिम समय में जो धर्म का कार्ड खेला गया सब पीछे रह गए। और जो केंद्र की योजनाएं थी उसको इन्होंने धर्म के कार्ड के साथ प्रसारित किया। अगर राज्य की सरकार के पास कुछ अपने किया हुआ होता, योजनाएं होती तो उसको बताते, मगर यहाँ पे केंद्र राज्य में कांग्रेस के पास अपने बताने के लिए बहुत सारी योजनाएं थी। आज जितनी भी योजनाएं, एक भी योजना जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में गिनवाई है, जितनी बातें डिबेट में आई है, सब केंद्र की योजनाएं हैं। हमारी यही इनसे प्रार्थना रहेगी इस बार के मुख्यमंत्री से कि उत्तराखंड की जनता के लिए कुछ ऐसे 4 काम कर दें कि 5 साल बाद चुनाव में जाएं तो कम से कम प्रदेश में उनके किए हुए कार्यों की योजनाएं बता सकें। नहीं, लेकिन केंद्र की योजनाओं से अगर जनता लाभान्वित हो रही है, अगर वाकई में उत्तराखंड का विकास हो रहा है, ऐसा जनता को लगता है, तभी तो जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत के साथ में जिताया है ना। आपकी पार्टी पीछे क्यों रह जाती है? और सबसे बड़ा सवाल मेरा ये था कि मंत्रिमंडल इस बार जो बनेगा, जो 11 लोगों की टीम सामने आएगी, उसका सामना कैसे करने वाले? क्योंकि विपक्ष की हुंकार अगर तेज होगी तभी जंग जो है वो तेज हो पाएगी। जो मंत्रिमंडल बन के आएगा उसके बाद रणनीति बनाई जाएगी कि मंत्रिमंडल में किन किन लोगों को शामिल किया गया है और जो उनके द्वारा यहाँ पे प्रोग्राम बनाए जाएंगे, अगर वो जनता के हित में है तो उनका समर्थन होगा, अगर जनता के हित में नहीं है तो उनका विरोध होगा। बहुत सी योजनाएं आप देखिए उद्योगपतियों को ध्यान में रख के बनने वाली है। आप ये देखिए कहीं ना कहीं इस जो उत्तराखंड की सरकार बनी है इसमें उद्योगपतियों का प्रभाव दिख रहा है अभी से ही। आपको जो हमारे यहाँ पे सोलर सिस्टम से लाइट आनी चाहिए अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। जो हमारे पास पहले से बांधों के माध्यम से हमारे पास बिजली मिल रही है तो उस पर भी नियंत्रण उन उद्योगपतियों होने वाला है और अभी से उसका प्रभाव दिख रहा है। 1 तारीख से आपको जो बिजली 6-7 रुपए के हिसाब से अभी तक मिल रही थी मैक्सिमम, वो आपको 13 रुपए पड़ेगी सारे आपको सरचार्ज लगाने के बाद। 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से यहाँ पे सरकार लगाने वाली है 1 तारीख से। आप किसके हिसाब से सरकार काम कर रही है? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने अडानी को जब अपना सपोर्ट दिया तो 100 रुपए प्रति लीटर सरसों बिकने वाला 250 रुपए प्रति लीटर तक सरसों गया। आज वो अंबानी के नेतृत्व में काम होगा
तो उत्तराखंड में जो बिजली 5 रुपए यूनिट थी तो आज 13 रुपए यूनिट बिकने वाली है और सीधा सीधा अंबानी का प्रभाव उत्तराखंड में दिखाई दे रहा है। आज हमारे मुख्यमंत्री अपनी योजना नहीं बना रहे हैं, उद्योगपतियों ने जो योजना बनाई है उसको लागू करने की कोशिश उत्तराखंड में कर रहे हैं। उत्तराखंड के संसाधनों का दोहन उनके इशारे पे हो रहा है, उनके इशारे पे उनकी योजनाएं बन रही हैं। ठीक है, लेकिन हम यही चाहते हैं ना कि आप ये सारे मुद्दे जो आज आप उठा रहे हैं, ये सारे जब मंत्रिमंडल गठन हो जाएगा, मंत्रियों के नाम सामने आ जाएंगे, उसके बाद भी आप उठाते रहें, क्योंकि मंत्रियों के कंधों पर ये जिम्मेदारी होती है ना प्रदेश के विकास की, और अगर ये सारी समस्याएं हैं तो उनको ही काम करना होगा। ठीक है, संगीता जी के पास चलते हैं। संगीता जी, जोर से वोट होगा और उनका अगर गलत कार्य करेंगे और ये जो जनता के हित में नहीं होगा तो उनका डट के मुकाबला किया जाएगा। ठीक है, संगीता जी आप बताइए, आम आदमी पार्टी भी लगातार कहती रही है कि भले ही हमारी जो सिचुएशन रही, जो हमारे नतीजा है वो हमारे पक्ष में हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं है, लेकिन हम मुख्य विपक्ष की भूमिका निभाते रहेंगे और लगातार सरकार को याद दिलाते रहेंगे कि किस तरह से जनता का विकास हो सकता है। आप बताइए, मंत्रिमंडल का सामना किस तरह से करेंगी, क्योंकि अब तक नाम भले सामने नहीं आए हैं, कुछ पद भी खाली हुए हैं, जिसको भी जगह मिलती है आम आदमी पार्टी किस तरह से काम करेगी ताकि जनता का विकास हो सके, हित हो सके? देखिए, हम पहले भी, ये हमारा पहला उत्तराखंड का चुनाव था और नतीजे हमारे बिल्कुल पक्ष में नहीं थे और हमने 2 साल पहले से ही विधानसभा चुनाव की तैयारी की। लेकिन कांग्रेस लगातार 5 साल विपक्ष की भूमिका में थी, लेकिन कांग्रेस ने वो भूमिका अदा नहीं की। लेकिन आम आदमी पार्टी जब 2 साल से उत्तराखंड में आई और चुनाव के लिए उसने तैयारी शुरू की, लगातार एक विपक्ष की भूमिका निभाई, और चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो बिजली का मुद्दा हो, चाहे वो किसी भी चीज का मुद्दा हो, लगातार आपको सड़कों पर नजर आई और जनता के साथ खड़ी हुई नजर आई। उसी तरह से आगे भी हम जनता की आवाज बनकर के लगातार उनके साथ खड़े रहेंगे और मंत्रिमंडल किसी भी तरह का हो, लेकिन जनता की आवाज का सामना करना पड़ेगा उनको अगर वो गलत काम करेंगे, क्योंकि जिस तरह से जनता ने उनको बनाया है, तो जनता का ही काम होता है अर्श पर पहुंचाना और जनता का ही काम है फर्श पर लाना। तो अगर उन्होंने काम नहीं किया तो आम आदमी पार्टी पीछे हटने वाली नहीं है और जनता की आवाज बनकर के लगातार खड़ी रहेगी। और जिस तरह से बिजली की बात की राजकुमार भाई ने, तो मैं उस पर जरूर कहना चाहूंगी कि देखिए, अभी मीनाक्षी जी ने कहा कि फ्री की राजनीति पसंद नहीं आई, तो देखिए, फ्री की राजनीति नहीं होती है, वो जनता का अधिकार होता है, क्योंकि जनता टैक्स पे करती है। अगर हम एक माचिस भी खरीदते हैं तो उस पर भी टैक्स देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं फ्री की राजनीति नहीं है। जनता का पैसा जनता को वापस करना है, चाहे वो किसी भी रूप में दिया जाए। और इसे विदेशों में एक सोशल सिक्योरिटी कहते हैं, जिसे भारत में फ्री की राजनीति का नाम दे दिया जाता है। तो ये एक गलत धारणा बनाई जा रही है लगातार, जिसे सोशल सिक्योरिटी कहना चाहिए, उसे फ्री का नाम दे करके। ठीक है, नहीं, लेकिन फ्री वाला फंडा यहाँ पर पसंद नहीं आया, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, आपकी पार्टी फ्री की बात करती है और सिर्फ आपकी नहीं, कई पार्टियों ने यहाँ पर बहुत सारी फ्री की बातें की हैं, लेकिन आपका जो एजेंडा था फ्री वाला, वो यहाँ पर काम नहीं किया। इसमें भी तो आप नहीं निकाल सकते ना इसे। गरिमा जी, मैं इस बात से सहमत हूँ कि यहाँ हम शायद अपना संदेश उस हद तक जनता के बीच पहुंचाने में नाकाम रहे हों जिसलिए जनता ने हमें नहीं चुना। लेकिन हम लगातार 5 साल जनता के बीच रहेंगे और जनता को विश्वास दिलाएंगे कि आम आदमी पार्टी कर सकती है। जिस तरह से पंजाब में हुआ और एक सुनामी की तरह हमारी सरकार वहां पर बनी, और कांग्रेस 4 राज्यों में भी सरकार बनाने में असफल रही और पिछड़ गई, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कहीं ना कहीं एक कदम आगे ही बढ़ाया है। और बिजली देखिए, यहाँ बनने के बाद भी जिस तरह से उसके रेट बढ़ रहे हैं, और लगातार अभी मार्च का जब महीना है तो बिजली के बिल लोगों के डबल आ रहे हैं और गलत आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर भी काम करने की बहुत जरूरत है कि बिजली उत्पादन के बाद भी उत्तराखंड के लोगों को ज्यादा बिजली का बिल देना पड़ रहा है, तो ये कितना न्यायोचित है। तो इस पर भी जनता की आवाज बनकर के आम आदमी पार्टी लगातार काम करेगी और सड़कों पर उतरेगी। ऐसा नहीं है कि वो मंत्रिमंडल से डर करके बैठने वाली है। ठीक है, मंत्रिमंडल से डर के बैठेगी नहीं और विपक्ष की भूमिका निभाती हुई नजर आएगी। राजकुमार जी, आप बताइए, क्योंकि अब बहुत कम वक्त बचा है, कल शपथ ग्रहण कार्यक्रम है, आप सब जानते हैं, आपकी पार्टी की ओर से खूब कोशिश हुई, लेकिन कुछ भी जो नतीजा है वो निकल कर सामने नहीं आ पाया। आप आखिरी बार आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह से इस मंत्रिमंडल को हराने की कोशिश होगी, इस मंत्रिमंडल के सामने उन मुद्दों को उठाने की आपकी पार्टी की ओर से कोशिश होगी ताकि जनता का सही तरीके से विकास हो सके। और सबसे बड़ी बात यह कि मंत्रिमंडल में कई पद इस बार खाली है, क्या लगता है किसको जगह मिलनी चाहिए? इसी के साथ छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी चाहिए। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है, किसको बनाए वो लोग तय करेंगे। और यदि मंत्रिमंडल या मुख्यमंत्री के द्वारा कोई ऐसा निर्णय लिया जाएगा जो जनहित में नहीं होगा, बिजली, सड़क, पानी यहाँ की मुख्य समस्या है, शिक्षा और स्वास्थ्य भी जोर दिया जाए पहाड़ों को लेकर, तो यहाँ पे वर्स्ट पोजीशन है। आप ये देखिए
मुख्यमंत्री बनते ही, शपथ लेते ही मुख्यमंत्री के द्वारा रिटर्न गिफ्ट जनता को दे दिया गया कि 10 रुपये प्रति यूनिट बिजली आपको मिलेगी। आप ये कहते हैं कि जहाँ पे ऊर्जा प्रदेश है, ऊर्जा प्रदेश में ही आप 10 रुपये प्रति यूनिट बिजली देंगे, एक्स्ट्रा सरचार्ज लगाने में 12-13 रुपए पर यूनिट गरीब व्यक्ति कहाँ से पे करेगा? और आपने शिक्षा व्यवस्था को, सारे शिक्षा माफियाओं पे, सारे स्कूलों को स्वतंत्र कर दिया कि जितनी मर्जी फीस आप बढ़ाइए, कोई सरकार नाम की कोई चीज नहीं रोकने टोकने के लिए। आपने स्वास्थ्य सेवाएं कितनी महंगी कर दी है। एक गरीब आदमी किसी प्राइवेट क्लिनिक में जाता तो 1000 रुपये उसको एक फीस पड़ती है, तो 1000 एक बार के जाने कहाँ से लाके देगा? अगर गलती से कोई मैक्स में सिनर्जी से बड़े हॉस्पिटल में जाएगा तो उसका पूरा मकान बिक जाता है, और कोई गलत बिल बनाता है, गलत ऑपरेशन हो जाता है, सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं किया पिछले 5 सालों में। तो हमारा यही रहेगा प्रयास कि कम से कम सरकार ऐसे कानून बनाए जिससे बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य में जनता को राहत मिले। ठीक है, यानी जो आम जरूरतें होती हैं प्रदेश की, उनका हल हो सके और उन मुद्दों का हल हो सके, तभी आप जो है पूरी तरह से विकास को समझ सकेंगे। और हम यही चाहते हैं कि आप सभी जो विपक्ष में बैठे हुए हैं ये भी लगातार आवाज उठाते रहें, ताकि जो भी नया मंत्रिमंडल आएगा वो सही तरह से काम कर सके। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, कल शपथ ग्रहण समारोह होगा जिसमें पुष्कर सिंह धामी के साथ ही मंत्रिमंडल में शामिल लोगों के नाम भी साफ हो जाएंगे, और हम यही उम्मीद करते हैं कि इस बार का जो मंत्रिमंडल है वो उत्तराखंड की समस्याओं का निवारण कर सके। और देवभूमि के दंगल में आज इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।